हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेरे में कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इस कविता के कुछ अंशों को हम अपने पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का 13वां अंश देखें। सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत, मनस में गतिमान 4 अलग मतियां, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके, गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब, और मानो कि इरादे भयानक चमकते। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से लिया गया है। यहाँ कवि स्वयं को एक चौराहे पर पाता है। रात का समय है और चौराहे पर कोई चहल पहल नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। रात के अंधकार में डूबे चौराहे के बीचों बीच एक गेरुआ रंग का घंटाघर है। घंटाघर का गुंबद बहुत पुराना और कत्थई रंग का है। उसके चारों ओर का वातावरण भी निस्तब्ध है, शांत है। सर्वत्र जड़ता है, निष्क्रियता है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। इस अंश की व्याख्या देखें। रात के समय घंटाघर की 4 घड़ियों के चेहरे पीले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घड़ियां भी बहुत पुरानी हैं। इन 4 घड़ियों की सुइयां अलग अलग समय बता रही हैं। घंटे तथा मिनट की सुइयां मिलकर भिन्न भिन्न कोण बना रही है। किसी घड़ी में इनके द्वारा बना कोण 45 डिग्री का है, तो किसी का 90 डिग्री का। इनकी सुइयों की गति भी अलग अलग है। उधर सड़क पर पड़े खड़े बिजली के खंभे में लगे बिजली के बल्बों की गर्दनें भी झुक गई हैं। उनका प्रकाश भी मंद तथा फीका पड़ गया है। उनके आसपास भुगने मच्छर, कीड़े चक्कर लगा रहे हैं, और बल्ब के गर्म लट्टू के स्पर्श से पंख जल जाने पर भी चक्कर लगाना नहीं छोड़ते। बार बार मचल मचल कर उड़ते रहते हैं। घंटाघर के सबसे निचले भाग में इन भुगनों कीड़ों के अधजले पंख, पक्षियों की बीट उनके घोंसलों की घास फूस
तिनके पड़े हैं, जिनकी गंदगी देख जी मचल उठता है। गुंबद में पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। उनमें उल्लू, गिद्ध आदि पक्षी रहते हैं। इन पक्षियों की आंखें बड़ी डरावनी हैं, दृष्टि बड़ी तेज है और वे सतर्क होकर चारों ओर देखते रहते हैं, स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। उनकी तीखी, डरावनी और चुभती निगाहों को देखते ही पता लग जाता है कि इनके इरादे बड़े भयानक हैं। ये शिकार की तलाश में हैं और मौका मिलते ही मासूम प्राणियों को अपना शिकार बना लेंगे, उनकी हत्या करके अपना पेट भरेंगे। चौराहे, घंटाघर, उसकी घड़ियां, गुंबद में बैठे हुए गिद्ध आदि हिंसक पक्षियों का चित्र बिंब प्रस्तुत करने के साथ प्रतीकार्थ रखता है। चौराहा, गेरुआ घंटाघर, पुराना गुंबद पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। इस व्यवस्था में सर्वत्र जड़ता तथा निष्क्रियता है। गतिशील क्रांतिकारी शक्तियां दुर्बल, शक्तिहीन, निष्प्रभ पड़ गई है। घड़ी के चेहरे की तरह इनमें मतैक्य नहीं है, परस्पर झगड़ती रहती हैं, अपने ही मत को सही मानती है। दृष्टिकोण की इस भिन्नता के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद पनप रहा है। क्रांतिकारियों के प्रखर तेजोद्दीप्त विचार भुगनों कीड़ों की तरह जल रहे हैं, उनका प्रकाश मंद होता जा रहा है। संपूर्ण समाज इसी पूंजीवादी व्यवस्था के गंदे काले कारनामों का परिणाम भोग रहा है। सर्वत्र अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है, भ्रष्टाचार है, गंदगी है। उधर पूंजीवादी व्यवस्था के संचालक, सत्ताधारी, उद्योगपति, कूटनीति पर चलने वाले शासक इन उभरती क्रांतिकारी शक्तियों के प्रति बहुत सतर्क है, सावधान है। उनकी निगाहों से ही उनके दिल की बात प्रकट हो जाती है। उनके नापाक, क्रूर, हिंसापूर्ण इरादे पता चल जाते हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें तो कवि इस दृश्य द्वारा प्रतीकों की सहायता से वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है। पूंजीवादी व्यवस्था की चालाकी, सतर्कता, क्रूरता तथा क्रांतिकारी शक्तियों की दुर्बलता और उसके कारण बताए गए हैं। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका 14वां अंश देखें। दुनिया ना कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ। कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा वह कह रहे हैं। मिट्टी के लौंदे में किरगीले कण कण गुण हैं। जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वह और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए, मैं अति उद्विग्न। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो कवि स्वप्न में बाल गंगाधर तिलक की पाषाण मूर्ति के नीचे कुछ पल ठहरता है। उसके बाद उसे मार्ग पर चलता हुआ एक दुर्बल काय व्यक्ति जो बोरा ओढ़े हुए है दिखाई देता है। बाद में वह उसे पहचान लेता है, वह गांधी जी हैं। उसके मन में गांधी जी के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है।
उसके कानों में गांधी जी के कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस अंश की व्याख्या देखें। वह कह रहे हैं, सामान्यतः जनता को दुर्बल, शक्तिहीन, कूड़े कचरे की तरह अपदार्थ समझा जाता है। देश के सामान्य नागरिकों, किसानों, मजदूरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन माना जाता है। जमींदार, उद्योगपति उनसे जानवरों की तरह परिश्रम करवाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। उन्हें अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। शासन उनसे कर वसूल करता है। राजनेता उनसे तरह तरह के वायदे करके वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने पर उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। इस प्रकार सभी की दृष्टि में जनसामान्य का कोई मूल्य नहीं है। पर अब स्थिति बदल गई है। जनता अपनी शक्ति, अपना महत्व पहचान गई है। अतः अब राजनेताओं को ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब तक वह जनता को कूड़े कचरे का ढेर समझते थे। जैसे मुर्गा उस ढेर पर दाने बीन बीन कर अपना पेट भरता है। पेट भरने पर अकड़ में, शान में गर्दन तान कर बांग देता है और समझता है कि उसके बांग देने से ही सूर्य निकलेगा। यही सोच तथा व्यवहार इन राजनेताओं का प्रजा के साथ है। ये साधारण जन के परिश्रम से लाभ उठाते हैं। चुनाव के समय वोट मांगते हैं। इनकी शक्ति का मूलाधार जनता का वोट बैंक ही है। पर चुनाव जीतने, कुर्सी पर बैठने के बाद ये वोट देने वाले नागरिकों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता का आचरण करते हैं। कभी कभी गर्दन तानकर, सीना फुलाकर भाषण देने आ जाते हैं। आत्म प्रशंसा करते हैं, अपना गुणगान करते हैं और बताते हैं कि इन्हीं के परिश्रम, देशभक्ति, सूझबूझ और विवेक के कारण देश उन्नति कर रहा है। यदि वह ना होते तो देश रसातल में डूब जाता, पिछड़ जाता। आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में उसका कोई स्थान, आदर नहीं होता। पर आज जनता सचेत हो गई है। जन जागरण के कारण अपने अधिकारों, अपनी सोई हुई शक्ति को पहचान गई है। राजनेताओं तथा सत्ताधीशों की स्वार्थवृत्ति उनके नापाक इरादों से परिचित हो गई है। अब वह मिट्टी का लौंदा नहीं रह गई। जिस प्रकार मिट्टी में असंख्य करगीले कण होते हैं, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से सामान्य जन दिखने वाले इन भोले भाले नागरिकों में अपार शक्ति छिपी हुई है और वह अब अपनी इस शक्ति से परिचित भी हो रहे हैं। अतः सामान्य जन की शक्ति को पहचानकर, उसकी समझकर कि बिना उनके सहयोग और परिश्रम के देश उन्नति नहीं कर पाएगा। राजनेताओं को भी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपना आचरण और व्यवहार बदलना चाहिए। गांधी जी के ये शब्द गंभीर थे, प्रेरणादायक थे। सुनने वाले को पुनः सोचने विचारने के लिए विवश करने वाले थे। ये शब्द कहकर वह तो चले गए, अदृश्य हो गए, परंतु कवि चिंता और चिंतन में डूब गया। उनके शब्दों में छिपे संदेश और उनकी प्रेरणा शक्ति पर
विचार करने लगा। इस अंश की विशेषता देखें तो मार्क्सवादी विचारधारा के होते हुए भी मुक्तिबोध गांधी जी के प्रति आदर प्रकट करते हैं और उनके विचारों की प्रासंगिकता को उभारते हैं। दूसरा, यह जनवादी संदेश आज के राजनीतिक वातावरण में भी बहुत उपयोगी है और मार्गदर्शक है। इस कविता का 15वां अंश देखें। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे अरे, वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कोई बार कहीं तो भी सुना था। हम में तो स्फोटक शोक का आएगा आवेग, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने। अध भूली लोरी ही होठों से फूटती, मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार, गरम गरम अश्रु टपकते मुझ पर। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह प्रसंग मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से लिया गया है। इसमें स्वप्न में कवि देखता है कि गांधी जी जाते जाते उसे एक शिशु सौंपते हैं जो अब तक उनके कंधे से चिपका हुआ था, और कवि से कहते हैं कि अब इस शिशु की रक्षा का भार तुम पर है, तुम इसको आपदाओं संकटों से बचाना। कवि उस शिशु को अपने वक्ष से चिपका लेता है। उसके प्रति उसके मन में बड़ा प्यार उमड़ता है। इस अंश की व्याख्या देखें। कवि के वक्ष से चिपका शिशु सहसा रोने लगता है। उसके रोने का स्वर सुनकर कवि को लगता है कि उस रुदन स्वर की वह कई बार सुन चुका है, वह उससे पूरी तरह परिचित है। शिशु के रुदन स्वर से प्रकट होता है कि वह दुखी है, क्षुब्ध है। उसकी अनेक शिकायतें हैं जो बार बार आश्वासन दिए जाने पर भी दूर नहीं हुई। अतः शिशु के मन में क्रोध, आवेश, विक्षोभ भी है। कवि उस क्षोभ, आवेग, क्रोध भरे रुदन स्वर को सुनकर भयभीत हो उठता है। उसे पता है कि यदि यह स्वर किसी ने सुन लिया तो शिशु और उसको कंधे से चिपकाए कवि दोनों को दंड दिया जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी। अतः वह रोते हुए शिशु को दुलारता है, पुचकारता है, मीठी मीठी लोरियां गाता है ताकि शिशु रोना बंद कर दे। पर कवि उसे चुप कराने के लिए जितनी अधिक कोशिश करता है, वह उतना ही अधिक रोने लगता है और अधिक चीख पर चिल्लाकर अपना क्षोभ और आक्रोश प्रकट करता है। अंत में उस शिशु के नेत्रों से गर्म गर्म आंसू टपकते हैं, जिसका स्पर्श कवि के मन को और भी अधिक व्याकुल, चिंताकुल तथा क्षुब्ध बना देता है। शिशु प्रतीक है देश की स्वाधीनता का, देशवासियों की आशा आकांक्षाओं का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुनहरे सपनों के साकार होने की सदिच्छा का। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्षों बाद भी जब सपने पूरे नहीं हुए, देशवासियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई।
समस्याएं पहले से भी अधिक विकराल रूप धारण करने लगी। पंचवर्षीय योजनाओं तथा राजनेताओं के आश्वासनों के बावजूद स्थिति में सुधार न हुआ तो जनता क्षुब्ध हो उठी, रोने, शिकायत करने तथा जब तब क्रोध प्रकट करने लगी। स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, लोक कल्याण राज्य की चीछलेदार उसका मजाक उड़ाया जाता देख समाज में व्याप्त विसंगतियों, विद्रूपताओं से पीड़ित हो जनसाधारण क्षुब्ध हो उठा। कवि को जनता से लगाव है, प्यार है, वह उसका शुभ चिंतक है। वह नहीं चाहता कि जनता को, साधारण जन को शासन तथा सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का सर उठाने वालों का अहित हो। वह यह भी जानता है कि आज की शासन व्यवस्था कटु आलोचना, विद्रोह और विरोध करने वालों के प्रति अनुमानिश, रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार करती है। अपनी इसी कोमल भावना के कारण वह शुद्ध क्रोध जनसाधारण को विद्रोह न करने के लिए नाना प्रकार से समझाता है, पर जनता यथास्थिति से वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति इतनी कटु हो उठी है कि कवि के समझाने बुझाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। विवश, असहाय, उत्पीड़ित सामान्य जनों के नेत्रों से जब आंसू टपकते हैं तो कवि उन्हें बिलखते देखता है तो उसका मन द्रवित हो उठता है और वह विचार मग्न हो जाता है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो शिशु प्रतीक है देश की स्वतंत्रता का, जो हमें गांधी जी के प्रयासों से प्राप्त हुई। साथ ही वह देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम का भी द्योतक है। दूसरा, वर्तमान शासन व्यवस्था पर आक्रोश प्रकट किया गया है। और तीसरा, बच्चे के रोने तथा उसको चुप कराने के प्रयासों का सजीव बिंब मूल अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से बड़ा सार्थक है। यदि बात की जाए इस कविता के 16वें अंश की, दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे में, स्याह सिफर में, टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ। शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला। देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी। कहाँ है पश्चात कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते। कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ शोभक स्फोटक सामान। भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छिपे रहते हैं, बांटे जाते। इस संध्या के सेक्रेटरी की खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम नोद थ्रोली। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में
कविता से लिया गया है। अत्याचारी अन्यायी सत्ता की पकड़ से बचने के लिए कवि भाग रहा है, परंतु सत्ता के सिपाहियों ने उसे पकड़ ही लिया। वह उसे पकड़कर अधिकारियों के पास ले गए। अधिकारियों ने उससे गुप्त क्रांतिकारी दल, उसकी गतिविधियों की सूचनाएं उगलवाने के लिए उसे यातना कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। उस यातना कक्ष में उसे क्या क्या यातनाएं दी गई, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, इस सब का चित्रण ही इन पंक्तियों में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। सिपाही उसे बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए उसे एक भूमिगत वीरान कमरे में ले गए। वहां घटाटोप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देता था। उस कमरे में एक टूटा फूटा स्टूल रखा था, उसे उस स्टूल पर बैठा दिया गया। जब कवि उस स्टूल पर बैठ गया तो सिर में हथौड़े से लोहे की कील ठोकी गई। वह चाहते थे कि हथौड़े के प्रहार से कील गाड़कर मेरे सिर की खोपड़ी की हड्डियों को तोड़ा जाए और खोपड़ी के अस्थि कवच में से मेरा मस्तिष्क यंत्र निकाल बाहर कर उसकी परीक्षा की जाए कि उसमें क्या क्या विचार है, कैसी कैसी योजनाएं बनी पड़ी है। क्रांति, विद्रोह, विप्लव को सफल बनाने के लिए क्या क्या युक्तियां, क्या क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं। मस्तिष्क की शिराओं, रंगों, प्रकोष्ठों का पूरा परीक्षण कर वह हमारे गुप्त दल का रहस्य जानना चाहते थे, ताकि क्रांति शुरू होने से पूर्व ही उसे कुचल दिया जाए। उनके आदेश पर यही किया गया। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली खोपड़ी के अस्थि कवच को तोड़ा गया तथा उसके भीतर के मस्तिष्क यंत्र को बाहर निकाल लिया गया। तदुपरांत उन्होंने मस्तिष्क यंत्र का परीक्षण करना आरंभ किया। जैसे एक्सरे की मशीन द्वारा शरीर के भीतरी भागों का चित्र लिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने मेरे मस्तिष्क के भीतरी भागों के चित्र लिए और उनके माध्यम से पता लगाना चाहा कि मेरे मस्तिष्क में जीवन के वे कौन से कटु तथ्य हैं, कौन सी विषाक्त स्मृतियां हैं, पूंजीवादी शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सी तथा कैसी धारणाएं हैं, जिनके कारण मैं क्रांतिकारी दल का संचालन कर सत्ता को पलटना चाहता हूं। वे यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि भविष्य की हमारी क्या योजनाएं हैं तथा क्रांति के सफल होने पर हम समाज व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज का कार्यकल्प कैसे करेंगे, वर्ग विहीन शोषण मुक्त समाज का स्वरूप क्या होगा। उनका विचार था कि जिस प्रकार भूमिगत हो जाने वाले क्रांतिकारी छिपकर किसी तय खाने में मुद्रण यंत्र लगाकर अखबार, इश्तिहार तथा अन्य पत्रक छापते हैं और छपने पर उन्हें बांटकर जनता को विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं, उसी प्रकार मेरे मस्तिष्क में किसी भीतरी कोष्ठक में क्रांति की संपूर्ण योजना छिपी है। वही सारे कार्यक्रम बनते हैं और प्रचार प्रसार की युक्तियां सोची जाती है। वहीं से उनका संचालन होता है। संध्या का सचिव सर्वाधिक क्रियाशील होता है और उसको बंदी बनाए जाने
या उसे मौत के घाट उतारने पर वह संस्था ठप हो जाती है, उसके कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। कवि क्रांति दल का सचिव था, सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्ता था। वह सत्ताधीश उसी का मुंह बंद करना तथा उसकी गतिविधि पर रोक लगाना चाहते थे। उन्होंने कवि के मस्तिष्क के रहस्यों का पता लगाने के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया था, उन्हें आदेश दिया कि वह कवि की मान्यताओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों, आस्था आदि का पता लगाए, जिसके कारण वह क्रांति दल का अगुआ और सरदार बनकर सत्ता को पलटने की योजना बना रहा है, क्योंकि इसी आस्था के बलबूते पर क्रांति की योजना बनाई जा सकती है। आस्था के टूटते ही सारा खेल समाप्त हो जाएगा, क्रांति की योजना ठप हो जाएगी। स्टूल पर बैठे कवि के कानों में क्रोध भरी आवाज सुनाई देती है, मिस्टर गुप्ता, इसके मस्तिष्क की, उसमें बसे विचारों की पूरी तरह छानबीन करो, तरह तरह के प्रश्न कर उससे सत्य उगलवाने, पता लगाओ कि इसका संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है और उस संगठन के सदस्य कितने हैं, कौन कौन है और उसका नेता कौन है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो सत्ता अपने विरोधियों का दमन करने के लिए क्या क्या अमानुषिक कार्य करती है, इसका संकेत दिखाया गया है। दूसरा, अभिष्ट अर्थ को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। साथ ही अंग्रेजी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग हुआ है। तीसरा, क्रांतिकारी दल के कार्यों की झलक मिली है। इस कविता का 17वां अंश है। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्यासिवंती, श्याम चमेली, सवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में, खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से झर रहे, सफेद नीले मोतिया चंपई, फूल गुलाबी, उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात, अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिशन, रेडियो एक्टिव रत्न है वह भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है वह भी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश अंधेरे में कविता के 7वें खंड की आरंभिक की पंक्तियों से लिया गया है। इसमें कवि अपनी उस समय की मनोदशा का चित्रण करता है जब उसे तानाशाही शासन से मुक्त तो कर दिया गया, पर उसके जासूस उसका पीछा करते रहे, उसे परेशान करते रहे। अब वह संकल्प करता है कि इन शक्तियों का विरोध करने, उन्हें विध्वस्त करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। इस अंश की व्याख्या देखें। कवि कहता है, अब मुझे अपने समान धर्मा
समान विचार वाले कृत संकल्प क्रांतिकारी साथियों को खोजकर उनको संगठित कर दल बनाकर क्रांति की योजना बनानी होगी तथा उसे कार्यान्वित करना होगा। जो शासन के भय से भूमिगत हो गए हैं, ये क्रांतिकारी साथी सामान्य जनों से भिन्न हैं। इनकी असाधारणता का संकेत उन्हें काला गुलाब, काली संवती और काली चमेली कहकर दिया जाएगा, क्योंकि सामान्यतः इनका रंग काला नहीं होता। साथ ही वे श्रमजीवी है। परिश्रम करते करते उनके शरीर का वर्ण काला पड़ गया है। कवि आगे कहते हैं, मुझे उन काले कमलों को भी खोजना होगा जो भूमिगत हो गए हैं। शासन की क्रूर और तीखी निगाहों से बचने के लिए जंगलों, गुफाओं और तहखानों में जाकर छिप रहे हैं और समय समय पर किसी तरह अपने कार्यों, अपनी गतिविधियों की सूचना देते रहते हैं। दृश्य फिर बदलता है। अब कवि देखता है कि वह दूर क्षितिज पर बिजली चमक रही है और आसमान से बिजली के फूल झड़ रहे हैं। उसी प्रकार जैसे लता से साधारण फूल झड़ते रहते हैं। इन फूलों के रंग भिन्न भिन्न हैं। कोई काला है, कोई श्वेत, कोई नीला तो कोई मोतिया, कोई चंपई रंग का है तो कोई गुलाबी रंग का। वह यह भी देखता है कि इन रंग बिरंगे पुष्पों को चुनने, एकत्र करने, समेटने के लिए बहुत से हाथ एक साथ उठ रहे हैं। भाव यह है कि क्रांतिकारी विचार विभिन्न दशाओं से विभिन्न जन समूहों के हृदय में उठ रहे हैं और जन साधारण उस क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के लिए व्यग्र है। कवि कहता है कि मैं इन व्यक्तियों को टकटकी लगाकर देखता हूँ और उनकी स्फूर्ति, आवेग, संकल्प शक्ति को देखकर मेरे मन में भी जोश, उमंग और स्फूर्ति जाग पड़ती है। मैं भी उनकी तरह क्रांति करना चाहता हूँ। मैं सामान्य जनों को, जो सीधे साधे हैं, साधारण नागरिक है, जिनमें क्रांति की ज्वाला सोई पड़ी है, जो केवल रोटी दाल के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उनको भी क्रांतिकारी बनाने का प्रयास करने लगा हूँ। जैसे कोई सामान्य पत्थरों को रेडियो एक्टिव रत्न या सामान्य फूलों को बिजली के फूल बनाने का प्रयास करे। मुझे प्रतीत होता है कि भले ही रूपाकार, व्यवहार तथा दैनिक चर्या में ये लोग सामान्य भोले भाले नागरिक हैं, मिट्टी के लौंदे दिखाई देते हैं, पर जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि ये मिट्टी के लौंदे नहीं हैं, इनमें किरगीले कण हैं, इनमें शक्ति छिपी हुई है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इनकी सुप्त चेतना जगाई जाए। इनसे कहा जाए कि इनकी शक्ति पहचानो और चुपचाप निराश होकर अन्याय, अत्याचार सहने की बजाय क्रांति का बिगुल बजाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। इसका एक अर्थ यह भी है कि स्वयं कवि अपनी सोई हुई क्रांति भावना को अपनी रचनाओं में प्रकट करके क्रांति का साहित्य लिखने के लिए तत्पर हो जाता है, जो वह सुविधा भोगी होने तथा खतरों से भागने के कारण नहीं लिख पा रहा था। इस अंश की विशेषता देखें तो पहला,
काले रंग के फूल प्रतीक है क्रांतिकारी नर नारियों के, जो श्रमजीवी वर्ग के हैं, भूमिगत हो गए हैं, असाधारण शक्ति वाले हैं। दूसरा, बिजली के फूल तथा रेडियो एक्टिव रत्न प्रतीक है क्रांतिकारी विचारों के। इस कविता का 18वां अंश देखें। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगे बाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धंसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से ली गई हैं। इससे पूर्व कवि कह चुका है कि अब तक किए गए अपने कवि कर्म से असंतुष्ट है, क्योंकि वह भय, आशंका तथा खतरे उठाने का साहस न होने के कारण अपनी रचनाओं में क्रांति के विचार प्रकट नहीं कर पाया है, जनता को क्रांति करने के लिए उद्बुद्ध नहीं कर सका। अब वह अनुभव करता है कि इस भीरुता, कायरता तथा सुविधा भोगी मनोवृत्ति द्वारा समाज को शोषण मुक्त, अत्याचार मुक्त नहीं किया जा सकता, अतः खतरे उठाने ही होंगे। इस अंश की व्याख्या देखें। अब मुझे अपने अंदर खतरे उठाने का साहस जगाना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा कि मैं अपनी अंतरात्मा की वाणी सुनूं, जिसे मैं अब तक या तो अनसुना करता रहा या दबाता रहा। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं सली गढ़ी रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों, प्राचीन जीवन मूल्यों के विरुद्ध क्रांति करूंगा। एक और मठाधीशों, धर्माचार्यों, नीति के सड़े गले मूल्यों का विरोध करना होगा, जो पूंजीपतियों से मिलकर उनके पक्ष में फतवे देते रहते हैं और दूसरी ओर शासन सत्ता के आसन पर बैठे प्रशासकों, राजनेताओं का विरोध करना होगा, जिनकी शासन पद्धति तथा नीति के कारण पूंजीवादी व्यवस्था पनपती जा रही है। शोषण तथा अन्याय का चक्र तीव्र गति से घूमकर जनसामान्य का जीवन नरक के समान कष्टमय बना रहा है। दुर्गम पहाड़ के पार स्थित नीले शीतल जल वाले सरोवर में खिले कमल को पाने के लिए दुर्गम पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा के कष्ट सहने पड़ते हैं। सरोवर में तट पर पहुंचने के बाद उसके बर्फ की तरह ठंडे जल में प्रवेश करना होता है, तब जाकर वह कमल प्राप्त किया जा सकता है। यात्री में साहस, कष्ट, सहिष्णुता, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, तभी वह कमल प्राप्त किया जा सकता है। सरोवर की तरल लहरें और अरुण कमल जो वहां खिला होता है, ऐसे ही साहसी कर्मठ यात्री का स्वागत करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें उदात्त मानव मूल्य पाने हैं, समाज में सुख, शांति, प्रगति का वातावरण स्थापित करना है, तो वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और यह संघर्ष खतरों से भरा है, चुनौती देने वाला है,
साहस और संकल्प शक्ति की मांग करता है, पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह सब करना ही होगा। क्रांतिकारी साहित्य लिखना ही होगा। इन पंक्तियों का मुक्तिबोध की काव्य रचना तथा भाषा प्रयोग के संदर्भ में भी अर्थ किया गया है। परंपरागत मठ तथा गण प्रतीक है परंपरागत भाषा, छायावादी अभिव्यक्ति शैली एवं काव्य शिल्प, जिसमें कोमल भाव तो व्यक्त हो सकते हैं, पर जो क्रांति के दीप्त विचारों को व्यक्त करने में पूरी तरह असमर्थ थी। नई भाषा शैली तथा नए काव्य शिल्प द्वारा ही कवि क्रांति का साहित्य लिख सकता है और अपने भावों विचारों को संप्रेषित करने में, जनता को क्रांति करने के लिए उद्युत करने में समर्थ हो सकता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और तीसरा, झील तथा उसके नीले शीतल जल में खिले अरुण कमल का। इस पंक्ति में चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेरे में कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।